C3 फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स आएंगे वो मोस्टली हैं मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, सीरियल्स, टोबैको, बीन्स एक्सेट्रा। और जो C4 फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स होंगे वो आएंगे मेज, शुगर केन, सॉरगम, मिलेट एक्सेट्रा। इस C4 को कहते हैं हैच-स्लैग पाथवे, क्योंकि इसको सबसे पहले ये दो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम हैच-स्लैग पाथवे भी है। और ये जो C3 पाथवे है वो केल्विन साइकिल है। तो ये C3 तो सभी प्लांट्स में होगा और C4 थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल उपाय कर लेते हैं। इसका टेम्परेचर राइज 25 इतने ये पैरामीटर्स अगर देखेंगे कि अगर टेम्परेचर राइज जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री है तो C3 फोटोसिंथेसिस में नो चेंज और लोअर रेट। लेकिन ये जो C4 है वो टेम्परेचर राइज से बढ़ती है, तो ये 50% ग्रेटर एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 से 35 जाने में ये 50% और बढ़ जाएगी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी। वाटर लॉस इन प्लांट्स में कैसा है C3 और C4 में? इसमें C3 में अबाउट 50% हायर है एज कंपेयर टू C4 प्लांट्स या C4 साइकिल। इसमें जो है उसी तरह से लेस है, 50% इसके कंपैरिजन में लेस है। मीजोफिल एंड बंडल सीथ सेल्स जो C3 प्लांट्स हैं या जहाँ C3 फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ पर मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो ओनली वन टाइप का होगा, एक ही तरह का होगा। लेकिन जो C4 प्लांट्स होंगे उसमें क्लोरोप्लास्ट जो होंगे वो डाइमॉर्फिक होंगे, मतलब क्लोरोप्लास्ट की दो मॉर्फोलॉजी होगी। कैसी मॉर्फोलॉजी होगी? मीजोफिल सेल में एक तरह का होगा क्लोरोप्लास्ट, लार्ज होगा, प्रोमिनेंट होगा, और बंडल सीथ सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होगा तो उसमें नो ग्रेना, एक तो क्लोरोप्लास्ट करीब करीब पाया ही नहीं जाएगा और पाया भी जाएगा तो वेरी फ्यू ग्रेना और स्मॉल। इसलिए इसमें दो तरह की क्लोरोप्लास्ट की मॉर्फोलॉजी है, एक जगह मीजोफिल में लार्ज है और बंडल सीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं के बराबर है या है तो उसमें ग्रेना बहुत कम है, बहुत स्मॉल है। तो इसलिए इसमें दो मॉर्फोलॉजी है क्लोरोप्लास्ट की, तो ये डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट की मॉर्फोलॉजी हो गई। और एक C4 प्लांट्स की एक खास कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें क्रेन्ज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेन्ज एनाटॉमी क्या हुआ? इसमें जो वेस्कुलर बंडल होता है लीफ में, जिसको वेन भी कहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होगा, तो उस वेन के चारों तरफ दो रिंग पाई जाएगी। एक जो है मीजोफिल सेल की होगी और दूसरी जो रिंग होगी वो बंडल सीथ सेल्स की होगी। CO2 फिक्सेशन कैसा होगा दोनों में? C3 में ऑकर्स वंस, एक बार होगा जब फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप हुए रहेंगे जो लाइट डिपेंडेंट रहेंगे, और तीसरा स्टेप जो है वो कार्बन फिक्सेशन का होता है। इनऑर्गेनिक कार्बन को ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज किया जाता है। इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा कि इसमें केल्विन साइकिल करती क्या है, वो इनऑर्गेनिक कार्बन जो CO2 के फॉर्म में है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करेगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इसमें जो है C4 प्लांट्स में या C4 जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें ट्वाइस कार्बन फिक्सेशन दो बार होगा। कब कब दो बार होंगे? पहली बार तो मीजोफिल सेल्स में होगा और दूसरी बार कार्बन का फिक्सेशन जो होगा वो बंडल सीथ सेल में होगा। CO2 एक्सेप्टर, इसमें C3 प्लांट्स में जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा, जो पहला मॉलिक्यूल या पहला कंपाउंड जो एक्सेप्ट करेगा वो होगा RUBP। इसका जो पूरा नाम हो जाएगा रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया है रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ये पहला होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होगा। C4 प्लांट्स में जो मीजोफिल सेल्स होंगे, यहाँ देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया क्योंकि दो रिंग है और दोनों अपना अपना कार्बन फिक्सेशन करेंगे। तो मीजोफिल सेल्स में जो होंगे वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पाए जाएंगे, जिसको पेप भी कहेंगे शार्ट में। वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होगा जो कार्बन को फिक्स करेगा, जो कार्बन से अटैच होगा। और बंडल सीथ सेल में
क्या चीज़ अटैच होगी? RuBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होगी। CO2 फिक्सिंग एंजाइम कौन सी होगी? RuBP कार्बोक्सिलेज, जो कि इनएफिशिएंट होती है। इनएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम जो है इसमें एक कॉमन एक्टिव साइट होती है जो कार्बोक्सिलेशन भी करती है और ऑक्सीडेशन भी करती है। कार्बोक्सिलेशन से कार्बन को ऐड करेगी और ऑक्सीडेशन से उसको ऑक्सीडाइज करके कार्बन को बाहर CO2 के फॉर्म में बाहर करेगी। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये इनएफिशिएंट है। लेकिन जो C4 में पेप कार्बोक्सिलेज पाया जाएगा मेसोफिल सेल में, वो बहुत ही इफिशिएंट है और इफिशिएंटली उसको वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। बंडल शीथ सेल्स में कौन सी एंजाइम पाई जाएगी? बंडल शीथ सेल में जो एंजाइम पाई जाएगी RuBP कार्बोक्सिलेज, इसको कह रहे हैं कि ये बहुत इफिशिएंट है। यहाँ तो कह रहे थे कि ये इनएफिशिएंट है और यहाँ कह रहे हैं कि ये बहुत इफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि जो बंडल शीथ सेल होता है उसमें गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते और वहीं पर मैलेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो मैलेट के डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वहाँ ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स जो हैं बहुत हाई होते हैं। इस RuBP कार्बोक्सिलेज की एक प्रॉपर्टी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बहुत हाई रहेंगे तब इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत बढ़ जाती है और कार्बन फिक्सेशन ये प्रॉपरली करती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर इफिशिएंट इसका फंक्शन है। इन दोनों में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन फिक्स किए जाएंगे तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से जो चीज़ कंबाइन कर रही है वो तो RuBP है, एक ये 5 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन, तो कुल मिला के 6 कार्बन हो गया। तो 6 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे 3 के 6 कार्बन में, तो ये बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसमें 3 कार्बन होगा, या इसको फॉस्फोग्लिसरेट भी कहेंगे या इसको शॉर्ट में PGA भी कहेंगे। C4 फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? इसमें जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, या इसको कह सकते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक C4 एसिड भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें कार्बन के 4 एटम्स होते हैं। तो 4 एटम्स इसमें आए और 3 एटम्स इसमें आए, तो इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं और इसमें 3 कार्बन रहते हैं, इसलिए इसको 3 कार्बन साइकिल कहेंगे या C3 फोटोसिंथेसिस भी इसको कह देते हैं। और ये RuBP कार्बोक्सिलेज जो है, अब ये बंडल शीथ सेल में क्या करेगा? इसमें केल्विन साइकिल चलेगी। अब केल्विन साइकिल में आप जानते हो कि जब 6 मॉलिक्यूल्स RuBP के और 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के मिलते हैं तब 12 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के बनते हैं, जिसमें से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। रेस्ट ऑफ द जो 10 मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के हैं वो फिर से RuBP को रीजनरेट कर देते हैं, फिर से ये साइकिल चलती रहेगी। इफ़िशियंसी कैसी है? ये C3 जो है लेस एफिशिएंट है देन C4। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है, या जो RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज है जिसको रुबिस्को भी कहते हैं शॉर्ट में, ये रुबिस्को की प्रॉपर्टी है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से अधिक है तब तो इसकी कार्बन से मिलने की, कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच होने की एफिनिटी अधिक होगी, और दोनों अगर थोड़ा कम ज़्यादा हैं तब तो ऐसी हालत में इसकी इफ़िशियंसी घट जाएगी अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इसलिए ये सिस्टम जो है उतना इफ़िशियंट नहीं है, ये मोर इफ़िशियंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वहाँ पर ऑक्सीजन के अमाउंट कम है। एक बार पहली बार कार्बन को इसने लिया, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से अटैच कराया, पहली साइकिल हुई। दूसरा, इसमें एक मैलेट शंट काम करता है। इसमें आप जान रहे हैं कि 2 सेल काम करते हैं,
दो रिंग बनती है, तभी तो क्रेंच एनाटॉमी बनती है। बाहर की तरफ मेसोफिल सेल्स की रिंग है और अंदर की तरफ बंडल शीथ सेल की रिंग है। मेसोफिल सेल से माइलेट शंट के द्वारा माइलिक एसिड आती है बंडल शीथ सेल में, और बंडल शीथ सेल में कहीं से एयर नहीं आती है, तो नेचुरली वहाँ पर जो कार्बन डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हायर लेवल पर रहता है और पायरुवेट निकल के फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बना देता है। तो फॉस्फो पीईपी बनता रहेगा और साइकिल चलती रहेगी और डीकार्बोक्सिलेशन से बंडल शीथ सेल में कार्बन डाइऑक्साइड आती रहेगी, तो यहाँ पर इसकी इफिशियंसी हमेशा अधिक रहेगी। अभी हमने आपको बताया कि इसमें दो तरह के सेल्स हैं, C4 में मेसोफिल सेल्स हैं और बंडल शीथ सेल्स हैं। दोनों में ट्वाइस कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन 2 बार हो रहा है, तो यह सिस्टम काफ़ी इफिशिएंट है। इसी के तरह का जहाँ यहाँ इसमें 2 सेल इन्वॉल्व हैं और एक और होती है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इस क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म में ऐसे प्लांट्स, इनको CAM प्लांट्स भी बोलते हैं, जो ड्राई हॉट कंडीशन में रहते हैं, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और ये सकुलेंट प्लांट होते हैं, अपने अंदर वाटर को स्टोर करते हैं। तो इनके अंदर 2 सेल तो नहीं होंगे, 2 सेल में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। ये क्या करते हैं, ये अपने फोटोसिंथेसिस को ही 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। एक नाइट फोटोसिंथेसिस होती है, नाइट में जो है टेम्परेचर डाउन रहेगा, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और आउटसाइड की कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेसोफिल सेल में आ जाती है, और वहाँ पर वो कार्बन का फिक्सेशन नाइट को किया, और जब डे होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, बाहर की एयर नहीं आने पाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ा रहेगा। उस समय डे फोटोसिंथेसिस होगी, तो डे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से चाहे तो वो 2 सेल्स का ये C4 यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसे प्लांट्स मैंने बताया CAM प्लांट्स, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिनमें होगा। एक फैमिली होती है क्रेसुलेसी, उसके जो प्लांट्स हैं वो इस मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं और इसमें डे नाइट फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये जो दोनों तरीके हैं जिसमें C4 में मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स इन्वॉल्व हैं, या जो ये मेटाबॉलिज्म है जिसमें डे नाइट फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व है, इन दोनों सिस्टम से फोटो रेस्पिरेशन को ब्लॉक किया जाता है, फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी पर असर न पड़े, और प्रोडक्टिविटी इसमें बहुत ज़्यादा मिलती है। यील्ड कैसी है, जो C3 प्लांट्स हैं या जहाँ पर C3 फोटोसिंथेसिस हो रही है उसमें मच लोअर है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन के कारण फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, तो कार्बन का लॉस बहुत अधिक हो जाता है। करीब आप समझिए कि एक नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री से जब बढ़ेगा 28 आ जाएगा, तो उस समय 25 to 50% जो लॉस चला जाएगा कार्बन, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली लोअर हो जाएगी। और इसमें लॉस नहीं होता, इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत हायर हो जाती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस नहीं होता है, ऑक्सीजन की एंट्री ही सेल में कम हो पाती है। एक और बात बताना है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें 12 एडिशनल ATP मॉलिक्यूल्स और खर्च होते हैं केल्विन साइकिल के अलावा। केल्विन साइकिल में जो खर्च होगा वो तो होगा, उसके अलावा C4 फोटोसिंथेसिस में 12 एडिशनल ATP मॉलिक्यूल्स स्पेंड होते हैं। इस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि केल्विन साइकिल तो C3 फोटोसिंथेसिस में तो एकमात्र है, और C4 में भी है, क्योंकि जो बंडल शीथ सेल हैं उसमें कार्बन फिक्सेशन हो रहा है और वहाँ पर केल्विन साइकिल चल रही है, और वहाँ पर RUBP रीजनरेट हो रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हो रहा है।